नमस्कार। आज हमारे सामने है 30 अक्टूबर 2025 का द हिंदू और हमने इसमें से कुछ बहुत ही अहम सुर्खियां चुनी हैं। बिल्कुल। और आज हमारा मकसद है इन अलग-अलग विषयों जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस, देश की नीतियां, पर्यावरण और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, इनमें छिपी सबसे जरूरी जानकारी और उसके गहरे मायने को समझना। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ खबरें नहीं हैं, है ना? ये बड़े रुझानों के संकेत हैं। सही कहा। और आज हम देखेंगे कि भारत कैसे एक साथ कई मोर्चों पर संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ अमेरिका और नॉर्वे जैसे देशों से नजदीकियां बढ़ रही हैं, तो दूसरी तरफ चीन के साथ सीमा पर स्थिति वो नाजुक बनी हुई है। बिल्कुल। देश के अंदर देखें तो थाईलैंड में फंसे भारतीयों को वापस लाने की चुनौती है और साथ ही वो संविधान संशोधन बिल को लेके एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। हाँ, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। और इन सब के बीच हम पेरिस जलवायु समझौते के 10 साल कैसे रहे और जार बॉम्बा जैसे ऐतिहासिक परमाणु परीक्षण के सबक, इन पर भी गौर करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इन सुर्खियों के पीछे की पूरी कहानी समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं भारत अमेरिका संबंधों से। द हिंदू में यह प्रमुखता से छपा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर कहा है कि अमेरिका भारत के साथ एक बड़े व्यापार समझौते पर काम कर रहा है। बातचीत आगे बढ़ रही है। हाँ, और 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $500 बिलियन तक ले जाने का जो महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। पिछले कुछ महीनों में यानी 2025 में सेमीकंडक्टर, रक्षा, ऊर्जा जैसे अहम क्षेत्रों में बातचीत हुई भी है। ये $500 बिलियन ये सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है। हाँ, ये आंकड़ा वाकई महत्वाकांक्षी है और शायद कुछ हद तक प्रतीकात्मक भी है। अच्छा, असल में ये समझौता आर्थिक और रणनीतिक दोनों लिहाज से बहुत मायने रखता है। आर्थिक तौर पर देखें तो जाहिर है दोनों देशों को एक दूसरे के बाजार में ज्यादा पहुंच मिलेगी। हाँ। निवेश बढ़ेगा और सप्लाई चेन यानी सामान और सेवाओं की जो पूरी चेन है वो ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद बन पाएगी, खासकर चीन पर निर्भरता कम करने के लिहाज से। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और रणनीतिक तौर पर ये अमेरिका और भारत के बीच लगातार गहरे होते रिश्तों का सबूत है, खासकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए। लेकिन क्या ये राह इतनी आसान है? अक्सर व्यापार समझौतों में घरेलू चिंताएं आड़े आ जाती हैं। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा, यहीं पर पेच है। व्यापार में रियायतें, खासकर जैसे खेती किसानी या छोटे उद्योगों से जुड़े उत्पादों पर इंपोर्ट ड्यूटी यानी टैरिफ कम करना, ये भारत के लिए हमेशा से एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। हाँ, क्योंकि लाखों लोग जुड़े हैं इनसे। बिल्कुल, और किसी भी बदलाव का बड़ा राजनीतिक असर हो सकता है, इसलिए बातचीत जटिल है। अमेरिका चाहेगा कि भारत अपने बाजार को अमेरिकी कंपनियों के लिए और खोले, और भारत चाहेगा कि सप्लाई चेन मजबूत हो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जैसी चीजें हों। स्रोत ये भी इशारा करता है कि ये व्यापार वार्ताएं सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं हैं, ये असल में जियोपॉलिटिक्स का भी एक अहम हिस्सा है। अच्छा, ये $500 बिलियन का लक्ष्य शायद एक राजनीतिक संदेश भी है कि दोनों देश रिश्ते को कितना अहम मानते हैं, भले ही इसे हासिल करना बहुत चुनौतीपूर्ण हो। तो एक तरफ अमेरिका से ये व्यापारिक नजदीकी बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर सुरक्षा और सीमा के लिहाज से देखें तो चीन के साथ समीकरण बिल्कुल अलग है। हाँ, बिल्कुल अलग। अभी हाल में जो बातचीत हुई वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर शांति बनाए रखने के लिए, उससे कोई नया संकेत मिला है? अखबार कहता है कि अक्टूबर 2025 में फिर से सैन्य और राजनयिक स्तर पर बातचीत हुई है। बेहद सकारात्मक बात है। क्यों? क्योंकि इससे सीमा पर अचानक कोई बड़ी झड़प होने का खतरा कुछ हद तक कम होता है। बातचीत का मुख्य फोकस वही रहता है, सेनाओं को टकराव वाले बिंदुओं से पीछे हटाना। डिसएंगेजमेंट। हाँ, बिल्कुल, डिसएंगेजमेंट, फिर विश्वास बहाली के लिए छोटे छोटे कदम उठाना, गश्त करने के तरीकों पर सहमति बनाना, बॉर्डर पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है उसको लेकर पारदर्शिता रखना, और हॉटलाइन जैसे कम्युनिकेशन चैनल खुले रखना। लेकिन स्रोत इस बात पर भी जोर देता है कि इन वार्ताओं से जमीनी हकीकत में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया है। यानी बातचीत हो रही है पर भरोसा अभी कायम नहीं हुआ। बिल्कुल, एक बुनियादी अविश्वास वो दोनों पक्षों के बीच बना हुआ है। रणनीतिक तौर पर मुकाबला जारी है। भारत एक मुश्किल संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। कैसे? एक तरफ वो सीमा पर अपनी तरफ सड़कें, पुल और दूसरी सुविधाएं तेजी से बना रहा है ताकि जरूरत पड़ने पर सेना की पहुंच आसान हो। हाँ, वो तो जरूरी है। बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ वो कूटनीति के दरवाजे भी खुले रखे हुए हैं ताकि स्थिति नियंत्रण से बाहर ना हो।
लेकिन वो गश्त के नियम क्या हों, कौन किसकी बात का भरोसा कैसे करे, मतलब वेरिफिकेशन कैसे हो, ये सब जमीनी स्तर की जटिल समस्याएं हैं। हाँ, इन पर पूरी तरह सहमति बनना भी बाकी है। तो हाँ, बातचीत जरूरी है, लेकिन ये मानना कि इससे जल्द ही कोई स्थायी समाधान निकल आएगा, वो शायद जल्दबाजी होगी। जब तक दोनों देशों के बीच गहरे रणनीतिक मतभेद हैं, तब तक सीमा पर तनाव बना रह सकता है। रिश्तों की बात चल रही है तो एक और दिलचस्प साझेदारी उभर रही है भारत और नॉर्वे के बीच, हरित समुद्री साझेदारी। हाँ, ये काफी इंटरेस्टिंग है। द हिंदू बता रहा है कि इसमें समुद्री जहाजों को पर्यावरण के अनुकूल बनाने की तकनीक, इसके लिए पैसा जुटाना, जहाजों के लिए रिन्यूएबल ईंधन और बंदरगाहों को आधुनिक बनाने जैसे क्षेत्रों पर फोकस है। नॉर्वे के समुद्री तकनीक में महारत तो हाँ, बिल्कुल जग जाहिर है। और भारत के पास विशाल तटरेखा और बड़े बंदरगाह हैं। ये साझेदारी कितनी अहम हो सकती है? ये साझेदारी सुनने में जितनी सीधी लगती है, उससे कहीं ज्यादा अहम है मेरे ख्याल से। इसमें आर्थिक और पर्यावरणीय दोनों तरह के फायदे साफ दिख रहे हैं। जैसे नॉर्वे के पास ग्रीन शिपिंग टेक्नोलॉजी है, मतलब कम प्रदूषण फैलाने वाले जहाज बनाने की एक्सपर्टीज है। भारत इसे अपनाकर अपने जहाजों से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को कम कर सकता है, जो हमारे जलवायु लक्ष्यों के लिए जरूरी है। बिल्कुल। बंदरगाहों का विद्युतीकरण, यानी उन्हें बिजली से चलाना, वो भी प्रदूषण कम करेगा। साथ ही समुद्री निगरानी बेहतर होने से भारत अपनी नीली अर्थव्यवस्था, मतलब समुद्र से जुड़े आर्थिक अवसर को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाएगा। और इसका कोई रणनीतिक पहलू भी है या सिर्फ पर्यावरण और अर्थव्यवस्था? नहीं, रणनीतिक पहलू भी है, बिल्कुल है। नॉर्वे समुद्री तकनीक में दुनिया के लीडिंग देशों में है। हाँ। उसके साथ साझेदारी करके भारत न सिर्फ आधुनिक तकनीक हासिल करेगा, बल्कि एक विकसित यूरोपीय देश के साथ अपने रिश्ते भी मजबूत करेगा। ये हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की बढ़ती भूमिका और सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करने और सुरक्षित बनाने की कोशिशों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। लेकिन इसे सफल बनाने के लिए क्या करना होगा? सिर्फ समझौता काफी है? नहीं, समझौते के बाद असली काम शुरू होता है। ठोस नीतिगत कदम उठाने होंगे, जैसे जहाजों में हाइड्रोजन या अमोनिया जैसे वैकल्पिक ईंधन के इस्तेमाल के लिए नियम बनाने होंगे। अच्छा। बंदरगाहों को ग्रीन टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना होगा, इंसेंटिव देने होंगे। नए पर्यावरण अनुकूल जहाज खरीदने या बनाने के लिए कंपनियों को शायद सस्ता कर्ज उपलब्ध कराना होगा। और स्किल डेवलपमेंट? हाँ, बहुत जरूरी। इस नई तकनीक पर काम करने के लिए लोगों को ट्रेनिंग देनी होगी। ये सब भारत के नेट जीरो लक्ष्यों और सतत विकास लक्ष्यों यानी SDG से सीधी जुड़ा है। चलिए अब जरा देश के अंदर के कुछ मामलों पर आते हैं, खासकर जहां मानव सुरक्षा का सवाल है। एक थोड़ी चिंताजनक खबर थाईलैंड से है। हाँ, मैंने भी पढ़ा। बताया जा रहा है कि म्यांमार में चल रहे ऑनलाइन फ्रॉड रैकेट्स पर जब कार्रवाई हुई तो वहां से भागकर लगभग 500 भारतीय थाईलैंड पहुंच गए और उन्हें वहां हिरासत में ले लिया गया है। भारत सरकार अब थाई अधिकारियों के साथ मिलकर उन्हें वापस लाने की कोशिश कर रही है। विदेश मंत्रालय इसके लिए विशेष उड़ानों का इंतजाम भी कर रहा है। ये स्थिति कितनी गंभीर लग रही है? ये एक गंभीर मानवीय और कह सकते हैं कॉन्सुलर चुनौती है। ये घटना कई परतों को उजागर करती है। जैसे? पहली, ये दिखाती है कि दक्षिण पूर्व एशिया में ये मानव तस्करी और ऑनलाइन स्कैम के नेटवर्क कितने बड़े और खतरनाक हो गए हैं, जिनमें अक्सर गरीब और बेरोजगार युवाओं को मतलब अच्छे काम का झांसा देकर फंसाया जाता है। दूसरी, ये विदेशों में फंसे अपने नागरिकों की मदद करने की भारत की क्षमता यानी हमारी काउंसलर सेवाओं की ये एक परीक्षा है। थाईलैंड के साथ तालमेल बिठाना, इन 500 लोगों की पहचान पक्की करना, उनके वापस आने का इंतजाम करना। और वापस आने के बाद? हाँ, वो भी। भारत लौटने पर उनके पुनर्वास यानी उन्हें दोबारा समाज में बसाने में मदद करना, ये सब बड़े काम हैं। क्या ये सिर्फ भारत या थाईलैंड का मामला है या इसका कोई बड़ा क्षेत्रीय संदर्भ भी है? इसका एक व्यापक क्षेत्रीय संदर्भ है, बिल्कुल। जैसा कि स्रोत बताता है, ये लोग म्यांमार से भागे हैं। हाँ। जहां पिछले कुछ सालों से राजनीतिक अस्थिरता और गृह युद्ध जैसे हालात हैं। इस अस्थिरता का फायदा उठाकर वहां कई तरह के अवैध धंधे पनप रहे हैं, जिनमें ये ऑनलाइन स्कैम सेंटर भी शामिल है। अच्छा। तो म्यांमार के संकट का असर उसके पड़ोसी देशों जैसे थाईलैंड पर पड़ रहा है। तो ये घटना सिर्फ कुछ भारतीयों की वापसी का मामला नहीं है, ये दिखाती है कि कैसे एक देश का संकट पूरे क्षेत्र में प्रवासन मतलब माइग्रेशन और सीमा पार अपराध और कानून व्यवस्था की नई चुनौतियां खड़ी कर सकता है। इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। घरेलू मोर्चे पर एक और बड़ा मुद्दा है
संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025। ये इसी साल अगस्त में पेश किया गया था। हाँ, इस पर काफी बहस चल रही है। ये बिल कहता है कि अगर किसी मंत्री, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, केंद्र या राज्य सरकार के कोई और मंत्री हो, या फिर दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेश के मंत्री हो, उन्हें गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार या हिरासत में लिया जाता है तो उन्हें पद से हटाया जा सकेगा। जी। विवाद की जड़ ये है कि बिल में दोष सिद्धि यानी जुर्म साबित होने का इंतजार करने की बात नहीं है, सिर्फ हिरासत में लिए जाने को ही काफी माना गया है। इस पर इतनी बहस क्यों हो रही है? बहस इसलिए हो रही है क्योंकि ये सीधे सीधे हमारे संविधान के कुछ बुनियादी सिद्धांतों से टकराता हुआ दिखता है। कौन से सिद्धांत? सबसे पहला और अहम सिद्धांत है निर्दोषिता की धारणा, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। यानी जब तक अदालत में किसी का जुर्म साबित नहीं हो जाता, उसे निर्दोष माना जाता है। ये तो बेसिक है। बिल्कुल। ये बिल कहता है कि मंत्री पद से हटाने के लिए सिर्फ पुलिस हिरासत काफी है, भले ही बाद में वो व्यक्ति निर्दोष साबित हो जाए। तो आलोचक कहते हैं कि ये उस बुनियादी सिद्धांत के खिलाफ है। दूसरा, ये शक्तियों के पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत पर भी सवाल उठाता है। वो कैसे? मतलब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के काम अलग अलग हैं। क्या सिर्फ गिरफ्तारी के आधार पर कार्यपालिका यानी सरकार के एक सदस्य को हटाना सही है, जबकि मामला अभी न्यायपालिका के विचाराधीन है? इसके राजनीतिक मायने भी तो होंगे, जाहिर है। हाँ, राजनीतिक मायने बहुत गहरे हैं। स्रोत में दोनों पक्षों की दलीलें दी गई हैं। समर्थक कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जरूरी कदम है, इससे दागी मंत्रियों को तुरंत हटाने का रास्ता साफ होगा और राजनीति में शुचिता आएगी। और आलोचक डर जता रहे हैं कि इसका दुरुपयोग राजनीतिक विरोधियों को फंसाने और उन्हें पद से हटाने के लिए किया जा सकता है। सोचिए, अगर किसी मंत्री को चुनाव से ठीक पहले किसी झूठे आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाए तो इस बिल के तहत उसे तुरंत हटाया जा सकेगा, भले ही बाद में वो बरी हो जाए। ये तो गंभीर बात है। बिल्कुल। इसका असर सरकार के स्थायित्व और मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत पर भी पड़ सकता है। क्या इस पर अदालत में रोक लग सकती है? और इसका राज्यों पर, खासकर दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेशों पर क्या असर होगा? निश्चित तौर पर इसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है और इसकी संवैधानिक वैधता परखी जाएगी। संघवाद यानी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे पर भी इसका असर पड़ सकता है, खासकर दिल्ली जैसे मामलों में। हाँ, खासकर दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में, जहां चुनी हुई सरकार और केंद्र द्वारा नियुक्त उप राज्यपाल के बीच अधिकारों को लेकर पहले से ही काफी खींचतान चलती रहती है। ये बिल शायद केंद्र सरकार को और ज्यादा ताकत दे सकता है। तो विकल्प क्या है? स्रोत कुछ वैकल्पिक रास्ते भी सुझाता है, जैसे कि ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना या फिर संसदीय नैतिकता समितियों को ज्यादा अधिकार देना ताकि संतुलन बना रहे। ये एक बेहद पेचीदा मसला है जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। चलिए अब कुछ वैश्विक मुद्दों और उनके ऐतिहासिक संदर्भ पर बात करते हैं। पेरिस समझौता 2015 में हुआ था, उसे अब करीब 1 दशक हो गया है। हाँ, 10 साल होने वाले हैं। द हिंदू का एक विश्लेषण कहता है कि पिछले 10 सालों में दुनिया भर में हरित ऊर्जा की तरफ जाने की रफ्तार वो काफी तेज हुई है। सौर और पवन ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन बढ़ा है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री बढ़ी है। कई देशों और बड़ी कंपनियों ने नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य घोषित किया है। और अच्छी बात यह है कि ग्रीन टेक्नोलॉजी सस्ती भी हुई है। लेकिन क्या सब कुछ अच्छा ही है? नहीं, तस्वीर थोड़ी मिली जुली है। ये सच है कि प्रगति हुई है और हरित संक्रमण यानी ग्रीन ट्रांजिशन अब एक हकीकत है जिसे रोका नहीं जा सकता। लागत कम होना एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। हाँ, उससे काफी फर्क पड़ता है। बिल्कुल, लेकिन कमियां भी गंभीर हैं। सबसे बड़ी कमी ये है कि देशों ने जो अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यानी NDCs तय किए हैं, वो कुल मिलाकर इतने काफी नहीं है कि ग्लोबल वार्मिंग को पेरिस समझौते के लक्ष्य यानी 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस वृद्धि तक सीमित रखा जा सके। मतलब हम सही दिशा में तो जा रहे हैं, पर काफी धीरे। एग्जैक्टली। हमारी रफ्तार बहुत धीमी है। भारत के लिए इसके क्या मायने हैं? हमारे सामने क्या अवसर हैं और क्या चुनौतियां? भारत के लिए ये एक कह सकते हैं 2-धारी तलवार की तरह है। अवसर ये है कि भारत सौर ऊर्जा और दूसरी नवीकरणीय ऊर्जा के उपकरणों का एक बड़ा निर्माता बन सकता है। मेक इन इंडिया टाइप। हाँ, बिल्कुल, जिससे न सिर्फ हमारी ऊर्जा जरूरतें पूरी होंगी बल्कि रोजगार भी पैदा होंगे, ग्रीन जॉब्स। लेकिन चुनौतियां भी बहुत बड़ी हैं।
हमारी ऊर्जा जरूरतें तेजी से बढ़ रही हैं और आज भी हम कोयले पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। तो कोयला खदानों और उन पर आधारित उद्योगों में काम करने वाले लाखों लोगों के भविष्य का क्या होगा? ये एक बड़ा सवाल है जिसे न्याय संक्रमण या जस्ट ट्रांजिशन कहते हैं। और पैसे का मुद्दा, फाइनेंस। हाँ, दूसरा बड़ा मुद्दा है पैसा। इस पूरे बदलाव के लिए भारी मात्रा में पैसा चाहिए, क्लाइमेट फाइनेंस, जो जुटाना आसान नहीं है। इसके लिए भारत को एक बहुत सधा हुआ पॉलिसी मिक्स बनाना होगा। जैसे कार्बन उत्सर्जन पर कीमत लगानी होगी, शायद कार्बन टैक्स या ट्रेडिंग स्कीम के जरिए। ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा जुटाना होगा, नियम कानून बनाने होंगे और हाइड्रोजन या ग्रिड को आधुनिक बनाने जैसी नई तकनीकों को बढ़ावा देना होगा। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या उम्मीद है? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है। विकसित देशों को, विकासशील देशों को टेक्नोलॉजी और पैसा देने के अपने वादे जो उन्होंने किए थे वो पूरे करने होंगे। हाँ, वो क्लाइमेट फाइनेंस वाला मुद्दा। बिल्कुल। जलवायु परिवर्तन की जिम्मेदारी किसकी ज्यादा है, इस पर बहस जारी रहेगी। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सब मुद्दे संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों SDG से भी गहरे जुड़े हैं, जैसे गरीबी हटाना, स्वास्थ्य सुधारना, स्वच्छ ऊर्जा देना। तो पेरिस के 10 साल बाद हम एक अहम मोड़ पर हैं। रफ्तार बढ़ानी होगी, नहीं तो शायद बहुत देर हो जाएगी। आखिर में एक ऐसे विषय पर बात करते हैं जो इतिहास का हिस्सा है, लेकिन जिसके सबक आज भी डराते हैं। वो जार बॉम्बा। जार बॉम्बा? हाँ, जार बॉम्बा। ये इतिहास का सबसे शक्तिशाली परमाणु बम था, जिसका परीक्षण सोवियत संघ ने 1961 में आर्कटिक में किया था। द हिंदू ने इस पर एक लेख छापा है। इसकी ताकत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। परीक्षण में करीब 50 मेगाटन का धमाका हुआ। हाँ, 50 मेगाटन। डिजाइन 100 का था। सोचिए, यानी 5 करोड़ टन TNT के बराबर। हिरोशिमा पर गिराए गए बम से ये हजारों गुना ज्यादा शक्तिशाली था। आज इसकी चर्चा क्यों प्रासंगिक है? जार बॉम्बा सिर्फ एक हथियार नहीं था, ये शीत युद्ध के पागलपन और परमाणु हथियारों की अंधी दौड़ का एक चरम प्रतीक था। इसकी प्रासंगिकता कई वजहों से है। पहली, इसने दुनिया को दिखाया कि इंसान कितनी तबाही मचाने की क्षमता रखता है। इसी तरह के बड़े परीक्षणों के बाद दुनिया में परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाने की मांग तेज हुई। अच्छा। जिसके नतीजे में 1963 में आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि PTBT हुई, जिसने हवा, पानी और अंतरिक्ष में परीक्षणों पर रोक लगाई। बाद में व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT पर भी बहस शुरू हुई, हालांकि वो आज तक पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई है। और दूसरा पहलू? दूसरी बात, इसने परमाणु निवारण यानी न्यूक्लियर डिटरेंस के सिद्धांत पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। क्या इतने बड़े शहर के शहर तबाह कर देने वाले बम वाकई किसी हमले को रोकने में कारगर हो सकते हैं, या उनका इस्तेमाल ही अकल्पनीय है? क्योंकि उनकी मानवीय कीमत बहुत ज्यादा होगी। बिल्कुल, इतनी ज्यादा कि कोई भी देश उन्हें चलाने से पहले 1000 बार सोचेगा। तो क्या आज के दौर में ऐसे बड़ी बमों का कोई मतलब नहीं रह गया है? सैन्य नजरिए से देखें तो जार बॉम्बा जैसे महाविनाशकारी हथियार अब अव्यवहारिक माने जाते हैं, मतलब प्रैक्टिकल नहीं है। क्यों? विनाशकारी होगा कि शायद कोई जीत ही ना पाए, सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए आज की परमाणु रणनीति भंडार की सुरक्षा, सेफ्टी और सिक्योरिटी पे ज्यादा ध्यान देती है। हाँ। परमाणु हथियारों के फैलाव को रोकना, नॉन प्रोलिफरेशन, इस पर जोर है और जरूरत पड़ने पर सीमित और सटीक जवाब देने लायक कम क्षमता वाले लेकिन ज्यादा विश्वसनीय हथियारों पर फोकस है। तो ये शीत युद्ध से अलग है। हाँ, जार बॉम्बा हमें शीत युद्ध की उस मानसिकता की याद दिलाता है जब शक्ति प्रदर्शन ही सब कुछ था, जबकि आज का दौर ज्यादा जटिल और नुआंस्ड रणनीतियों का है। भारत के संदर्भ में देखें तो भारत ने ना तो NPT पर दस्तखत किए हैं, न CTBT पर, लेकिन उसकी घोषित नीति विश्वसनीय न्यूनतम निवारक क्षमता, क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस और पहले इस्तेमाल न करने, नो फर्स्ट यूज की है, जो जार बॉम्बा जैसी अधिकतम क्षमता की दौड़ से बिल्कुल अलग है। तो आज हमने भारत के सामने मौजूद कई बड़ी तस्वीरों को देखा। अमेरिका और नॉर्वे के साथ बढ़ते सहयोग से लेकर चीन के साथ लगातार बने तनाव तक, थाईलैंड में फंसे नागरिकों की वापसी जैसी मानवीय चुनौती से लेकर संविधान संशोधन जैसे गहरे संवैधानिक और राजनीतिक सवालों तक जी। और पेरिस समझौते की धीमी प्रगति से लेकर जार बॉम्बा के ऐतिहासिक सबक तक, इन सब अलग अलग धागों को जोड़कर देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? एक निचोड़ क्या है?
एक बहुत ही दिलचस्प और जटिल तस्वीर उभरती है। ऐसा लगता है कि भारत एक साथ कई शतरंज की बिसातों पर खेल रहा है। अच्छा, एक तरफ वो वैश्विक मंच पर अपनी जगह बनाने के लिए अमेरिका और यूरोप जैसे साथियों के साथ रिश्ते गहरे कर रहा है, दूसरी तरफ उसे अपने पड़ोस में चीन जैसे शक्तिशाली और चुनौतीपूर्ण देश के साथ संतुलन साधना पड़ रहा है। और घर के अंदर? घर के अंदर उसे सामाजिक आर्थिक चुनौतियों, जैसे हमने प्रवासन या रोजगार की बात की, उनसे निपटना है और साथ ही साथ अपने संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा भी करनी है। और इन सब के ऊपर जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक जिम्मेदारियां हैं जिनका दबाव लगातार बढ़ रहा है। और इतिहास का इसमें क्या रोल है? ज़ार बॉम्बा जैसी चीजें? इतिहास जैसे ज़ार बॉम्बा का संदर्भ हमें याद दिलाता है कि आज जो रणनीतिक फैसले लिए जा रहे हैं उनके परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं और वो आने वाली पीढ़ियों को कैसे प्रभावित करेंगे। सोचने वाली बात ये है, और शायद यही आज का सबसे बड़ा सवाल है, कि क्या भारत इन सभी दबावों, वैश्विक साझेदारी की जरूरत, क्षेत्रीय तनाव का प्रबंधन, घरेलू मजबूरियां और वैश्विक जिम्मेदारियों के बीच सफलतापूर्वक संतुलन बना पाएगा? क्या एक मोर्चे पर उठाया गया कदम दूसरे मोर्चे पर मुश्किलें खड़ी कर देगा? यही आज के भारत की कहानी का सबसे अहम सवाल है मेरे ख्याल से, जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा। वाकई सोचने और समझने के लिए बहुत कुछ है। आज की इस गहरी पड़ताल में बस इतना ही। उम्मीद है इन जटिल विषयों की परतों को खोलने में हमें कुछ कामयाबी मिली होगी। धन्यवाद। भविष्य में ऐसी और चर्चाओं के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।